हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक। आज चलिए चलते हैं। आज हम चर्चा करते हैं एनसीईआरटी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत तगड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन साधारण ना लिया जाए, क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा है। तो हम आज कुछ क्वेश्चन चर्चा करेंगे। पहले बता देते हैं, हम आज चर्चा करेंगे एक एग्जाम्पल और दो पाठ निहित प्रश्न। एक एग्जाम्पल और दो पाठ निहित प्रश्न जो पेपर में आने की बहुत से बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन है, हम एग्जांपल लेते हैं 1.4, मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते ही हम लोग 1.4 एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब इस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप यहाँ देख आएगा। ठीक है, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होंगी। N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान 76.48 किलो बार है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहे बाबू, मान लीजिए एक जार है। ठीक है, एक जार है। ठीक है, अब इस जार में कितना 1 लीटर जल है। जल कितना है? जल कितना है? 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर बराबर मान सकते हैं यहाँ पे 1000 ml मान सकते हैं। ठीक है, 1000 ml जल है। अब इस मतलब कि जार में जब 1 लीटर जल या 1000 ml जल है तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर, ताप कितना दिया है? 298 केल्विन टेम्परेचर पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर हम इसमें N2 गैस मिलाएंगे। कौन सा गैस? N2 गैस। तो जो N2 गैस मिलाएंगे तो इसका कितना मिलीमोल विलय होगा, अर्थात N2 गैस जो घुलेगा उसकी मात्रा का क्या करना है, हमें गणना करना है। तो गणना करने से पहले जो जो मान दिया है क्वेश्चन में लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले किसका मान दिया है? तो गैस का आंशिक दाब दिया है कितना? PN2 का मान कितना दिया है हम लोग को? आंशिक दाब 0.987 बार कितना दिया है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया है? 298 केल्विन। ठीक, और क्या दिया है क्वेश्चन में? अगर KH का मान भी दिया है, हेनरी स्थिरांक, मतलब KH का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 76.48 किलो बार। ठीक है, किलो बार। अब ध्यान से देखो, गौर करो कि अब हमें हेनरी का संबंध है, हेनरी गैस का जो हेनरी का फार्मूला है, मतलब किसी द्रव में जब किसी गैस को घोलते हैं तो जो गैस का जो आंशिक दाब होता है, ठीक है, जो गैस का आंशिक दाब होता है मोल अंश के समानुपाती होता है। तो हम फार्मूला में कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे कौन सा गैस लिए हैं? नाइट्रोजन लिए हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PN2 बराबर KH इंटू XN2। ठीक है, XN2। X क्या है? मोल अंश। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि N2 गैस का कितने मिलीमोल, मतलब N2 गैस के मोलों की संख्या मालूम है। तो अब बताओ, इस फार्मूले से मोलों की संख्या आएगा? नहीं, इस फार्मूले से PN2 का मान मालूम है, KH का मान मालूम है, तो मोल अंश का मान आ सकता है। तो अब बताओ मोल अंश वाला फार्मूला क्या होता है? तो मोल अंश, अगर हम किसका मोल अंश निकालते हैं? XN2 का मोल अंश निकालते हैं तो ऊपर क्या रखेंगे? XN2 और नीचे XN2 प्लस XH2O। सॉरी, यहाँ पे n रहेगा, स्मॉल n। मोलों को संख्या को स्मॉल n से और मोल अंश को स्मॉल x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, हम क्वेश्चन पूछा क्या है? यही N2 का मान पूछा गया है। ठीक है, N2 का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? देखो यहाँ पे NH2O का मान मालूम हो जाएगा। NH2O भाई कितना? 1 लीटर जल है। जल कितना दिया है? जल 1 लीटर कितना दिया है? 1 लीटर, अर्थात 1000 ml मान लेते हैं। ठीक है, जल दिया है। तो यहाँ से जल के मोलों की संख्या भार बटे भार लगा के फार्मूला आ जाएगा। यहाँ हमको चाहिए किसका मान? XN2, मतलब यह नाइट्रोजन गैस के मोल अंश की संख्या चाहिए। तो यहाँ से निकलेगा। तो अब देखो यह फार्मूला है। अब चलते हैं फार्मूला में मान रखते हैं। PN2 का मान कितना दिया है? 0.987 बार, और KH का मान कितना दिया? 76.48 किलो बार। अब ध्यान दो,
यहाँ पे पहले मान रखते हैं। मान रखने से पहले समझो, यहाँ मान किस दिया गया है, बार में, और यहाँ क्या दिया गया है, किलो बार में। तो जब किलो बार को बार में बदलेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको पहले बार में बदल देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 76.48 गुणे 1000। जब गुणा कर देंगे कितना आएगा, 76480। किस में आ जाएगा, बार में। अब देखो दोनों यूनिट सेम हो गया। अब मान रखो, किसका मान निकालना है, xn2 का मान निकालना है। जब xn2 का मान निकालना है तो क्या लिखें, pn2 अपान kh। pn2 का मान कितना दिया है बाबू क्वेश्चन में, 0.987 बार। मात्रक भी रखे, चलो आसानी होगा। और kh का मान कितना दिया है, kh का मान 76480 बार, ठीक है। बार से बार कैंसिल, ठीक है, बार से बार कैंसिल। अब ध्यान दो, अगर दशमलव हटाएंगे तो इधर आएगा कितना होगा, देखो 987। दशमलव हटाएंगे तो माइनस में जुटेगा 10, जहाँ तक कितना होगा, -3। अब बटे, अब इससे क्या लिख सकते हैं, देखो अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम इतना कर चुके हैं, अब आगे बार से बार कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा बाबू, इसमें सीधे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो उत्तर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1.29। 1.29 मल्टीप्लाई 10 के पावर -5, 10 के पावर -5, याद रखो, ठीक है। उत्तर आ जाएगा, किसका मान आया, x2 का मान कितना आया, 1.29 मल्टीप्लाई 10 के पावर -5। एक बार यहाँ लिख देते हैं, अभी आगे करते हैं, 1.29 इन 10 के पावर -5। मात्रक से मात्रक कट गया। अब ध्यान दो, हमें ज्ञात करना N2, ठीक है, कितना मिलीमोल N2 गैस विलय होगा, इसकी मात्रा का क्या करना है बाबू, गणना करना है। तो अब ध्यान दो, किसका मान निकाले हम लोग, xN2 का मान निकाल चुके हैं। तो xN2 का मान रखते हैं, कितना निकाले, 1.29 मल्टीप्लाई 10 के पावर -5 बराबर। अब इसका मान नहीं मालूम है तो जाने दो, nN2 अपान। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक स्टेप में लिखते हैं या लिख देते, चलिए ध्यान दो, समझो कि NH2O की तुलना में nN2 की मात्रा बहुत सूक्ष्म होगी, इसलिए यहाँ पे जो लिया जाएगा इसका मान क्या लिया जाएगा, 0 के बराबर लिया जाएगा, प्लस NH2O। अब बात है NH2O। NH2O का मान कैसा निकलेगा बाबू, देखो यहाँ जल है तो जल के मोलों की संख्या, मतलब NH2O बराबर कितना, भार कितना दिया है 1000, और भार कितना होता है जल का बताओ 18। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 55.55, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ मान रखते हैं 1.29 मल्टीप्लाई 10 के पावर -5 बराबर। अब इसका मान ज्ञात करना है, nN2 का मान ज्ञात करना है, और इसका मान कितना निकालना है, 55.55। जब उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 1.29 इंटू 10 के पावर -5 मल्टीप्लाई 55.55 बराबर किसका मान, nN2 का मान आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मिनट देख लेते हैं कितना मल्टीप्लाई करने पाता है। तो इसका जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7.16 इंटू 10 के पावर इंटू 10 के पावर, ठीक है, इंटू 10 के पावर आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा। कितना आएगा, -4, और किस में आ जाएगा, मोल में, क्योंकि इसका मात्रा ही निकाल रहे हैं तो nN2 का मान आ गया, ठीक है। अब ध्यान, अब इतना आ गया, लेकिन इसको मोल को हमको किस में बदलना है, मिली मोल में। तो मिली मोल बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। जब 1000 से गुणा करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 7.16 गुणे 10 के पावर -4 गुणे 10 के पावर, ठीक है, गुणे 10 के पावर क्या लिखा जाएगा, 3। अगर 10 के पावर 3 लिखा जाएगा तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बताओ, 7.16 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना आ जाएगा, -1। -1 मतलब 0 इधर जाएगा तो 0.716। अब 16 से क्या आ जाएगा, मोल, किसका मात्रा आएगा, N2। मतलब कि अगर 298 केल्विन पर दाब इतना दिया हुआ, हेनरी स्थिरांक मान इतना दिया, 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस मिले होंगे, तो 1 लीटर जल में 0.716 मोल N2 गैस क्या होंगे, विलय होंगे। तो यह क्वेश्चन था, एक बार समझा देता हूँ। ताप इतना दिया था और PN2 मतलब आंशिक दाब बार में दिया था, और हेनरी स्थिरांक KH का मान भी किसमें दिया था, हेनरी स्थिरांक KH का मान 76.48 किलो बार। इस किलो बार को जब बार में बदले तो 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 76,480 बार आ गया। फिर 1 लीटर जल दिया था, 1 लीटर जल बराबर 1000 ml मान लिए।
अगर जल के मोलक संख्या निकालते हैं NH2O बराबर 1000/18, 1000/18 था 55.55 आ जाएगा। फिर यहाँ से फार्मूला हमें किसका मान निकालना है, XN2 का, क्योंकि PN2 का मान KH का मान दिया है तो इसका मान रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो यह XN2 का मान कितना 1.29 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। अब 10⁻⁵ आ गया। अब क्या करते हैं कि अब यहाँ फार्मूला है हमारा, अब इस फार्मूले में रखते हैं सारा मान। जब सब मान रखते हैं तो देखो XN2 का मान 1.29 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ दिया है और NN2 का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे देखो जल के तुलना में इसकी मोलक संख्या बहुत कम होगी, तनु विलयन होने पर इसका मात्रा क्या लिया जाता है, 0 ले लिया जाता है। तो मैंने इससे मतलब इसके तुलना मतलब जल के तुलना में इसका मात्रा बहुत कम होगा तो इसे 0 मान लिया है, ठीक है। फिर मान रखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, वो 7.16 × 10⁻⁴ मोल। अब इसको मिली मोल बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.716 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बाबू, उसको भी देखो, ठीक है। देखो इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा, बहुत तगड़ा होगा, तो मैं मल्टीप्लाई को परचेस करके साइड में रखा हूं ताकि उसमें लिखना पड़े, समय ना ज्यादा लॉस किया जाए, ठीक है। पाठनीति प्रश्न है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S, मतलब जब जैसे सड़ा हुआ अंडा होता है उस प्रकार का गैस निकल रहा है, उस गैस का नाम क्या है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है, किस में उपयोग की जाती है, उसका किसी गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। यदि H2S की जल में STP पर विलेयता दिया है, यदि जो H2S गैस है इसकी जल में विलेयता दिया है, क्या किस पर दिया, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर दिया है, 0.19 मोल है, 0.19 मतलब कैपिटल एम दिया है। तो कैपिटल एम का अर्थ क्या होता है, मोलरता होता है, ठीक है। तो हेनरी स्थिरांक KH की गणना करना है। तो अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, बहुत सिंपल बातों में उलझा दिया है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है भी है। अब ध्यान दो, इसमें हेनरी स्थिरांक KH का मान ज्ञात करना है, तो हमको मालूम है P बराबर क्या लिख सकते हैं, KH × X। अगर KH का मान ज्ञात करना हो तो KH बराबर क्या लिख सकते हैं, P/X, बस यही ना। अब क्वेश्चन में क्या, हमें मोल अंश के बारे में जानकारी है नहीं, P के बारे में मालूम है नहीं, तो कुछ इसमें देखो दाब भी नहीं दिया है। हाँ, इस मोल अंश के बारे में थोड़ा सा कहीं जानकारी आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ क्वेश्चन में कुछ जानकारी दिया है कि STP पर विलेयता दिया है, STP पर जल, ध्यान दो कि यदि H2S की जल में STP पर विलेयता कितना दिया है, H2S की जल में STP पर विलेयता कितना दिया है, 0. दिया बाबू, 0.195 मोलरता, 0.195 मोलरता। अब 0.19 मोलरता, अच्छा एक चीज ना इसे ध्यान दो, अगर STP बात कर रहा है तो STP पर दाब कितना होता है, तो STP पर अगर ATM में बात करते हैं तो 1 ATM दाब होता है। अगर वही STP पर अगर दाब हम बार में करते हैं तो जब बार में दाब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा दाब, 0.958, कितना हो जाएगा, 0.987, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बार, 0.987 क्या होगा, ये बार STP पर, और या तो लिख सकते हैं 1 ATM भी लिख सकते हैं, ठीक है। दाब के बारे में यही जानकारी दिया गया है और इसमें बहुत कुछ छिपा है। 0.195 मोलरता का अर्थ क्या जानते हो, 1 लीटर विलयन में 0.195 मोल H2S गैस क्या है, विलय है, मतलब घुला हुआ है। तो 1 लीटर जल में या 1000 ml जल में 0.95 मोलरता H2S गैस क्या है, उसमें विलय है। तो H2S गैस की मोलरता कितना दी है, मोलक संख्या कितना दिया है, तो H2S देखो मोलरता बराबर विलय की मोलक संख्या बटे विलयन का आयतन, तो मोलों की संख्या हमें दे दिया है कितना, किसके, H2S के मोलों की संख्या 0.195 और पूरे विलयन का आयतन कितना दिया है, तो पूरे विलयन का जो है, तो पूरे विलयन का आयतन मतलब कितना है, जल, तो जल कितना है, जल का मात्रा कितना लेते हैं हम, 1000 ml लेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि मोलरता का फार्मूला आता है, क्योंकि जो भी लिया जाता है लीटर में लिया जाता है। अगर लीटर को अगर 1 लीटर की बात करते हैं तो 1 लीटर में 1000 ml लिख सकते हैं। अब यहाँ ml ना लिखे क्वेश्चन हम ग्राम लिखेंगे, क्योंकि मोलरता जब भी गणना किया जाता है, हाँ तो चलो ml में ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ तक हमको मालूम हो गया। अब क्या चाहिए हमें, यक्स क्या है, मोल अंश है, और KH का मान चाहिए, हमें P का मान मालूम चल गया, तो यक्स क्या है, मोल अंश। अब हमें मोल अंश निकालना है, किस कैसे, मोल अंश, अगर हमें मोल अंश निकालना है XH2S, अगर इसका मोल अंश निकालना है तो क्या लिखेंगे,
NH2S मतलब विलय के ऊपर लिखेंगे और पूरे विलेन का मोलक संख्या नीचे, विलय की मोलक संख्या ऊपर और पूरे विलेन की मोलक संख्या नीचे। तो यहाँ पे NH2O प्लस, ठीक, या हाँ लिख सकते हैं, और NH2S क्योंकि जल में घुला हुआ है, तो अगर इसे आगे लिख दिए, पहले लिख दिए, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मोलक संख्या। हमें तो निकालना क्या है, मोल अंश निकालना है, किसका, H2S का। अब ध्यान दो, NH2S के मोलक संख्या कितना दिया है क्वेश्चन में, हमें डायरेक्ट दे दिया है 0.195। अब यहाँ H2O के मोलक संख्या निकाल लेते हैं, तो 1 लीटर जल दिया है, कितना, 1 लीटर। तो NH2O बराबर क्या लिख सकते हैं, N 1000 भार बटे अणुभार होता है मोलक संख्या। देखो जल का अणुभार कितना आएगा, 18। कैसे आएगा, देखो हाइड्रोजन का 1 और कितने हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो टोटल कितना हो गया 18। तो यहाँ 18 जब इससे भाग देते हैं तो कितना आएगा 55.55, ठीक है, ग्राम प्रति मोल आएगा, ग्राम प्रति मोल, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ मान रखते हैं, इसका मान कितना दिया है 55.55 प्लस 0.195, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, जब हम इसे सॉल्व करते हैं 0.195 अपान, अब इधर जोड़ देते हैं, तो अब ध्यान दो, दशमलव ध्यान रखना है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पे 5 तो रहेगा ही, अब यहाँ दशमलव रहेगा, 9 5 14, मात्रा हासिल लगा 1 5 1 6 1 7, फिर दशमलव, फिर 5 5, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या होता है, नीचे भी 0.3 अंक पे है, ऊपर भी 0.3 अंक पे है, दशमलव को हटा देते हैं, तो 195 अपान 5574345, ठीक है। जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है उत्तर, ध्यान दो, उत्तर आएगा 0.0035, किसका मात्रा आएगा, XH2S का मात्रा यही आएगा, XH2S का मात्रा यही आ गया। और जब XH2S का मात्रा आ गया तो बहुत सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो लिखते हैं यहाँ पे pH बराबर PH2S अपान क्या लिखेंगे, XH2S। अब इसका दाब कितना लिए हैं, बार में हम लोग STP पर बार दाब कितना होता है 0.987, और मोलक संख्या कितना, मूलांश कितना निकाल लिए हम लोग H2S का 0.0035, 0.0035। यहाँ पे 0.3 अंक पर, इधर 4 ऊपर, तो क्या होगा 19870 और इधर 35। अब 5 से काट सकते हैं, हाँ 5 से काटो, 5 1 कम 5 बचा 4, 5 9 45 बचा 3, 5 7 35 बचा 2, 5 6 के 20, 5 7 35, कितना 1974/7। अब 7 से भाग दो, 7 दूना 14, बचा कितना 5, फिर 7 7 8 56, बचा 1, फिर 7 दूना 14, तो 282। उत्तर कितना आया 282, ठीक है। तो 282 किस में आएगा, दाब निकालना है तो दाब का मात्रक यहाँ रखेंगे बार, तो 282 बार दाब आ जाएगा, ठीक है। उत्तर यही भी दिया भी होगा। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, पाठनीति प्रश्न का 1.7 मतलब 7वां क्वेश्चन है। 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए, ठीक, हेनरी स्थिरांक का मान दे दिया गया है, और साथ ही साथ कहा है, मतलब हेनरी स्थिरांक का जो मान दिया है पास्कल में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, पास्कल में दिया है, अच्छी बात है। 500 ml जल में, 500 ml सोडा जल में 2.5 ATM दाब पर, मतलब जो सोडा जल है उसको, जो मतलब सोडा जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब पैक किया जाता है तो उसमें दाब कितना है, तो दाब कितना दिया है 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। तो 298 केल्विन पर घुली हुई मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास 500 ml क्या है सोडा जल, जब 500 ml सोडा जल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बंद करते हैं तो उस वक्त दाब कितना है हमारे पास 2.5 ATM है, दाब कितना है 2.5 ATM। लेकिन पूछ रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की गणना करना है। इसमें क्या गणना करना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो घुली हुई है उसकी मात्रा की गणना करना है 2.5 ATM पर, मतलब 500 ml जल में। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। लेकिन इसमें कुछ मान दिया है जो आपको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा कि 1 ATM बराबर, जैसे कि अगर पास्कल में कन्वर्ट करते हैं ATM को तो 1.013 × 10 करते 5 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो अब ध्यान दो, क्वेश्चन में लिखते हैं सबसे पहले डिटेल जो मान दिया है। तापमान कितना दिया है बाबू 298 केल्विन, अच्छी बात है। फिर हेनरी स्थिरांक KH का मान दिया है किसमें 1.67,
1.67 गुणे 10 के पावर 8 पास्कल दिया है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पास्कल में दिया है। ठीक है, तो भाई हम क्वेश्चन पास्कल में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हेनरी स्थिरांक है, इसका मान परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो जो भी क्वेश्चन गणना करेंगे पास्कल में ही करेंगे। जल की मात्रा कितना दिया है? H2O। तो H2O कितना दिया है? 500 ml दिया है बाबू। कितना दिया है? 500 ml। जल की मात्रा कितना दिया गया है? 500 ml हमें क्वेश्चन में जल की मात्रा दिया गया है। फिर कहे जो 500 ml जल है उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड घोलते हैं तो उसमें जो दाब उत्पन्न हो रहा है, दाब कितना है? 2.5 atm। मतलब कि दाब कितना है? P का मान कितना दिया है? 2.5 atm। ठीक है, जब CO2 को इसमें बंद करते हैं तो दाब कितना दिया है? 2.5 atm। अब बताओ, यहाँ हेनरी स्थिरांक का मान पास्कल में दिया है और यहाँ दाब किस में दिया है? एटीएम में। तो एटीएम को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? दाब में। तो हम लोग को मालूम है एक एटीएम बराबर एक एटीएम बराबर क्या होता है? 1.013 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल। क्या होगा? पास्कल। तो अब हम इसे क्या करिए? कन्वर्ट कर लिए। मतलब एक एटीएम बराबर 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल। तो इसे कन्वर्ट करते हैं तो PCO2 का मात्रा किस में ज्ञात करते हैं? पास्कल में। तो 2 × 5, एक का मान इतना दिया है तो 2.5 का मान ज्ञात करने के लिए 1.013 × 10 के पावर 5 से गुणा कर देते हैं, सीधे गुणा करो। 25 का, इसको 25 पहले समझो, दशमलव में समझो। 25 ने 75 के 5, ठीक, हासिल लगा 7, फिर 25 से कम 25 और 25 35 2 32 मतलब 2, हासिल लगा 3। अब फिर यहाँ 0 है तो मतलब 3 आ जाएगा। फिर 25 से कम 25, दशमलव देखो 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4, तो कितना है? 2 दशमलव, कितना आएगा? 2.532 गुणे 10⁵ पास्कल। अब ध्यान दो, अब वही क्वेश्चन बाबू बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे पास्कल में दिया था, यहाँ पे एटीएम में दिया था, तो एटीएम को हमने किस में बदल लिया? पास्कल में। अब समझो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। अब हमें मान ज्ञात करना है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई उसकी मात्रा ज्ञात करनी है। तो अब बताओ, अगर हम CO2 के जैसे कि NCO2 बराबर लिखे तो मोलों की संख्या बराबर क्या? भार बटे अणुभार। तो हमें यही ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें NCO2 की मोलों की संख्या चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी NCO2 की मोलों की संख्या हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि दिया ही नहीं है। तो कहाँ से निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले चलते हैं जो मान रखा है, तो हम पास्कल के नियमानुसार चलते हैं। तो PCO2 बराबर क्या लिख सकते हैं? KH × XCO2। XCO2 क्या है? मोल अंश है। XCO2 क्या है? मोल अंश है। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या मान दिया है? KH का मान दिया है, सही बात, और PCO2 का मान भी दिया गया है। तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं, जिससे XCO2 का मान निकालते हैं। XCO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अंश का मान ज्ञात करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश का मान ज्ञात करेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे? PCO2/KH। अब ध्यान दो, PCO2 का मान हम लोग कितना निकाले? 2.5325 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5 पास्कल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसका मान निकाल रहे हैं? XCO2 का मान निकाल रहे हैं। अब KH का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 1.67 मल्टीप्लाई 10 के पावर 8 पास्कल। भाई पास्कल से पास्कल कट जाएगा, कुछ और करना हो तो करो। अगर यह मतलब क्या, अगर यह प्लस है तो ऊपर जाएगा कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले 10 मिनट हटा देते हैं 1 2 3 4, तो लिखो 2 1 2 3 4 अंक पे, इधर 2 अंक पे, मतलब 2 10 मिनट हटा दो तो यहाँ पे 2 अंक पे ले गया। 25325 मल्टीप्लाई 10 के पावर -2 इंटू मल्टीप्लाई 10 के पावर 5। अब इधर ऊपर जाएगा तो क्या? 10 के पावर -8 और बटे। अब क्या? 167 बोलो। देखो यहाँ पे 4 अंक पे, यहाँ पे 2, तो जाहिर सी बात है 2 0 और नीचे बढ़ेगा, तो हम नीचे ना बढ़ा कि इधर -2 कर दिए और दशमलव दोनों हटा दिए हैं। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो 25 3 2 5। अब ध्यान दो, ये तो प्लस में है, -10 में से +5 गया तो -5 बटे 167। जब 167 से डिवाइड करोगे तो 1.516 इंटू 10 के पावर -5। ठीक है, यहाँ -3 पास्कल में, यहाँ -3 आ जाएगा। किसका मान? XCO2 का मान इतना आ जाएगा। सॉल्व करने पर XCO2 का मान 1.516 गुणे 10⁻3। ठीक है, XCO2 यहाँ पर तक सॉल्व करो, भी क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, पहले यहाँ तक नोट करो। ठीक है, इधर नोट करो, इधर मिटा देता हूँ। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगर हम लोग XCO2 बराबर क्या लिख सकते हैं? XCO2 बराबर क्या लिख सकते हैं?
NCO2 अपान NCO2 प्लस NH2O, क्योंकि भाई क्वेश्चन बोला गया है ना, मतलब कि सारा डाटा दिया गया है, मतलब जल दिया है, जल का मात्रा कितना दिया था, वो मिटा दिया क्या, चलो एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, तो जल दिया 500 ml, जल कितना दिया है 500 ml लिख देते ना। H2O का मात्रा कितना दिया है 500 ml। तो अगर NH2O का मान निकालना चाहते हो क्या लिखेंगे, 500 बटा बाबू 500 बटा कितना हो जाए 18, जब इसे भाग देंगे तो 27.25 आएगा। मोलक संख्या, जल के मोलक संख्या। अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर तनु विलयन है तो इस कंडीशन में भी NCO2 की मात्रा क्या मानना पड़ेगा हमें, 0। NCO2 का मात्रा 0, या तो कह सकते हैं कि 27.25 की तुलना में NCO2 की मात्रा बहुत सूक्ष्म होगा, जिसके कारण इसका मान क्या मानना पड़ेगा, 0। तो अब लिखते हैं XCO2 बराबर NCO2 अपान NH2O, ठीक, NH2O, ठीक है। अब ध्यान दो, मान रखते हैं XCO2 का मान कितना निकाले हम लोग, 1.516 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3। अगर NH2O का मान कितना निकाले हैं 27.25, डायरेक्ट 27.25 उधर लेके क्या करते हैं बाबू, हम भाग दे देते हैं, भाग देने पर 27.25 से, एक मिनट, 27.25 नहीं 27.78 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 27.78 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो किसके, NCO2 के बराबर, किसके, NCO2 के बराबर हो जाएगा। जब NCO2 बराबर हो जाए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो NCO2 का मान, इसे सॉल्व कर लेना 1.5 है ना, इसे सॉल्व करने पर उत्तर कितना आएगा, 0.4121, मतलब इसका मान। अब बताओ हमें क्या ज्ञात करना था, CO2 कितना ग्राम घुला हुआ है उसकी मात्रा ज्ञात करना है। तो अगर हम NCO2 बराबर लिखते हैं तो भार बटे क्या हो जाएगा, अणुभार, अणुभार। हमें यही क्वेश्चन पूछा था, भार मतलब W का मान, ठीक है। तो अब बताओ NCO2 की मोलक संख्या कितना है, 0.042। अब CO2 का अणुभार कितना होता है, तो CO2 का अणुभार यहाँ निकाल देते हैं। CO2 का अणुभार, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन 2, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया बाबू 44, 44, मतलब इसमें अणुभार कितना 44। तो अगर हमें भार W का मान ज्ञात करना है तो अणुभार इधर है, NCO2 इधर, तो इसका मान ज्ञात करने की तब डिवाइड कर रहा है तो उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, कितने से 44 से, तो कितना है भार का मान, यही मतलब कि CO2 का मात्रा क्या आ जाएगा, कितना मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर क्या आएगा 1.852 ग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, क्वेश्चन देखो स्टेप बाय स्टेप करना था। सबसे पहले उसमें हेनरी का नियम लगाना था, हेनरी का नियम लगाने से हम SCO2 मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है मोल अंश आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश आ जाएगा, तो मोल अंश का फार्मूला लगा के हम क्या करते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की मोलक संख्या ज्ञात करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मोलक संख्या ज्ञात हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड की मोलक संख्या ज्ञात करने के पश्चात हम मोलक संख्या फार्मूला लगा दिए, तो मोलक संख्या बराबर भार बटे अणुभार। में भार ज्ञात करना है, मोलक संख्या भी मालूम है, अणुभार भी मालूम है, तो भार ज्ञात करने के लिए मोलक संख्या में अणुभार से मल्टीप्लाई कर दिए, उत्तर आ गया। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।